स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा की थी। आज हमारे सामने कुछ अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने वो है, एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का तात्पर्य है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान, जिसे हम न्यूनतम आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ही एक क्वांटम आवेश कहा जाता है। और एक क्वांटम आवेश का मतलब है, एक क्वांटम आवेश उसका तात्पर्य है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये एक क्वांटम आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम आवेश ही एक क्वांटम आवेश कहलाता है। उसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल F है। देखिए, स्मॉल r दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य बल F है। सेकंड क्वेश्चन, प्रोटॉनों को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दे तो अब विद्युत बल कितना होगा। आपके पास विद्युतीय बल होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R²। विद्युतीय बल जो होता है आवेशों के परिमाण और दूरी पर निर्भर करता है। उसने प्रारंभ में बोला है स्मॉल r दूरी पर दो प्रोटॉन है, तो ये उनके मध्य बल लगेगा। अब इनको हटाकर उन्होंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। दोनों चीज़ें सेम है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन को हटा के प्रोटॉन रखेंगे तो उसका वैल्यू आएगी K Q1 Q2 अपॉन में R²। डिस्टेंस भी सेम रखी है, डिस्टेंस के बारे में उसने कोई डिस्क्राइब नहीं किया। तो प्रोटॉनों का चार्ज और इलेक्ट्रॉनों का चार्ज दोनों बराबर हैं, दूरी बराबर है। तो लगने वाला जो विद्युतीय बल पहले था, जो प्रोटॉनों के मध्य लग रहा था, वही सेम बल इलेक्ट्रॉनों के मध्य भी लगेगा, अर्थात F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो आप लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। हम जानते हैं कि बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। नेक्स्ट लाइन से, वी नो दैट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का आवेश बराबर है, अतः लगने वाला विद्युतीय बल F ही होगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास तीसरा क्वेश्चन, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला, तीसरा क्वेश्चन आपके पास, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल F है। एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना विद्युतीय बल होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ा था। तो उस अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने देखा था कि परिणामी जो बल होता है किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले सभी बलों के सदिशों के क्या होता है, बराबर, तथा एक आवेश की उपस्थिति दूसरे आवेश को प्रभावित नहीं करती। तो यदि एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल F है और तीसरा एक अन्य आवेश उसके अंदर और रख दिया जाए, तो प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल भी सेम होगा, क्योंकि कूलाम बल के अंदर हमने पढ़ा था सदिश रूप में F12 बराबर F21 वेक्टर होता है, माइनस साइन होता है, क्योंकि दिशा अपोजिट होती है दोनों के द्वारा। दूसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल और पहले के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल परिमाण में बराबर होते हैं, परंतु दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। तो सेम बल लगेगा। और जो हमने अन्य आवेश रखा है, इस अन्य आवेश की उपस्थिति से ये दोनों अप्रभावित रहेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अर्थात आप लिखेंगे एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल F है, तो अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल भी F होगा, क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत से अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण बल अप्रभावित रहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर 4, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। जो एप्साइलन आर होता है, एप्साइलन आर, इसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। इसे ही हम सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता। इसे ही हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर के कितने नाम हुए? परावैद्युतांक, सापेक्षिक विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता। लेकिन जो एप्सिलॉन होता है, इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। इसी का दूसरा नाम है निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो आपसे यहाँ प्रश्न में पूछा गया वो आपको ध्यान रखना है। निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछा गया, मतलब आपसे एप्सिलॉन पूछा गया है। दोबारा से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। एप्सिलॉन आर जो होता है उसे हम परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, जबकि एप्सिलॉन को हम माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ परावैद्युतांक दिया हुआ है एप्सिलॉन आर का मान 1, और आपके पास एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ आपसे पूछा गया है निरपेक्ष विद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन, तो आंसर आएगा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास है 1 और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.8। दोबारा सॉल्व कर देता हूँ इसे मैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 1, परावैद्युतांक 1 दे रखे। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 की पावर -12, और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8.854 इंटू 10 की पावर -12। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई आपके पास। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 के लिए Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है। दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? सोच के देखिए, यदि Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई 0 से छोटा है, इसका तात्पर्य है या तो Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, या Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है। क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस का, तो वैल्यू हमेशा 0 से छोटी आएगी, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। और क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ आपके सामने, यदि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? तो जब एक आवेश पॉजिटिव और दूसरा आवेश नेगेटिव, या पहला आवेश नेगेटिव दूसरा आवेश पॉजिटिव होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 0 से क्या आएगा? छोटा। जब 0 से छोटा आएगा, इसका मतलब दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण की प्रकृति होगी। क्यों? क्योंकि Q1 इंटू Q2 0 से छोटा तभी आएगा जब एक आवेश पॉजिटिव और दूसरा क्या हो? नेगेटिव। दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 के लिए ग्रेटर देन 0 है, तो अब क्या होगा? तो ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू है 0 से बड़ी। यदि Q1 नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये भी 0 से क्या आएगा? बड़ा। अब देखिए, तो अगर Q1 इंटू Q2 0 से बड़े हैं, इसका मतलब दोनों धनात्मक होंगे, दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक। तो धनात्मक में प्रतिकर्षण बल लगेगा, ऋणात्मक भी प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों आवेशों के मध्य कौन से बल की प्रकृति होगी? प्रतिकर्षण बल की प्रकृति होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत क्षेत्र E में रखे Q आवेश पर कितना बल कार्य करता है? विद्युत क्षेत्र E में रखे आवेश पर बल कार्य करता है F बराबर QE वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8, किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? हमने आवेशों के निश्चरता में पढ़ा था कि
आवेश की चाल से आवेश क्या रहता है, अप्रभावित। कोई भी सोर्स या पार्टिकल जब गति करेगा तो उसकी गति से आवेश पे कोई प्रभाव नहीं होता, आवेश अप्रभावित रहता है। परंतु किसी पार्टिकल की गति से उसका द्रव्यमान बदलता है और चाल बढ़ने से, v बढ़ने से द्रव्यमान m बढ़ेगा, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा था m इज इक्वल टू m0 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। 1 माइनस, दोबारा से राइट कर देते हैं इसे मैं। m के बारे में पढ़ा था हमने, m इज इक्वल टू m0 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो जैसे जैसे v इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे m इंक्रीज़ होगा, द्रव्यमान इंक्रीज़ होगा। अर्थात आवेश की चाल पर द्रव्यमान निर्भर करता है। चाल के बढ़ने से द्रव्यमान बढ़ेगा, चाल के घटने से द्रव्यमान घटेगा। परंतु चाल के बढ़ने या घटने से आवेश पे कोई प्रभाव नहीं होता, आवेश अप्रभावित रहता है आवेशों की निश्चलता के सिद्धांत से। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 9, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा, कैपिटल ई की वैल्यू पूछ रहा है वो, जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा। किसी भी पार्टिकल का भार क्या होता है, W बराबर mg, और विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वो क्या होता है, F बराबर QE। और वो ये कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, अर्थात F बराबर QE के कारण जो बल लगेगा वो संतुलित कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन के भार को। तो QE बराबर हो जाएगा mg, यहाँ से E की वैल्यू क्या आएगी, mg अपॉन में q। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो उसका आंसर क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्वेश्चन का देखिए हल। तो आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आएगा E बराबर mg अपॉन में q। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। q इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, सॉरी जी है ये, सॉरी m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू जी का मान 10 रख सकते हैं और q का मान अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इन सारी वैल्यू को रख के जब हल करेंगे तो e का मान आपके पास प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F लग रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए तब बल का मान क्या होगा। हम जानते हैं किसी मध्य में जो बल होता है Fm इज इक्वल टू F अपॉन में एप्साइलन R होता है, F अपॉन में एप्साइलन R। और हम ये भी जानते हैं जो पीतल है वो धातु है और धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो होता है अनंत। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे F अपॉन में अनंत, तो यहाँ बल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अर्थात दो आवेशों के मध्य जब पीतल की प्लेट रख दी जाएगी तो उनके मध्य लगने वाला विद्युतीय बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस प्रयोग का नाम लिखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, जिससे विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। ये आपके इस फर्स्ट लेसन के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन ने एक तेल बूंद प्रयोग किया और उसने इस प्रयोग के द्वारा आवेश इलेक्ट्रॉन पर एक विशिष्ट प्रकार का गुण स्थापित किया कि उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा नियत आता है, यानी Q/m की जो वैल्यू है वो हमेशा नियत आती है। और इस Q/m को कहा जाता है विशिष्ट आवेश। क्या कहा जाता है, विशिष्ट आवेश। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात हर बार नियत आता है, इसे विशिष्ट आवेश कहा जाता है। और यहीं से इलेक्ट्रॉन की क्वांटम प्रकृति का सत्यापन हुआ, आवेश की क्वांटम प्रकृति का सत्यापन हुआ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, क्वेश्चन नंबर 12, जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति निकट अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसे
विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात P बराबर Q इंटू 2D, मात्रा कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, सदिश राशि है और इसकी दिशा होगी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त लिखिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 2D। हम यहाँ कहते हैं डिस्टेंस अति अल्प होनी चाहिए, तो डिस्टेंस का मान तो लगभग होना चाहिए जीरो की ओर। जीरो की ओर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो की ओर अग्रसर हो, मतलब बहुत अल्प होना चाहिए। तो लिखेंगे आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है कि उनके बीच की दूरी अति अल्प हो, लगभग जीरो, और उनका जो चार्ज है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा। लेकिन डिस्टेंस अल्प होनी चाहिए, बिल्कुल नज़दीक स्थित होनी चाहिए। तो दूरी का मान अल्प हो जबकि चार्ज का मान ज़्यादा हो, ये आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, एक कण का उदाहरण लिखिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य हो और वो अनावेशित हो। आपका लेसन नंबर जो 13 है वहाँ हम चर्चा करेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में, और वहाँ इसका आंसर मिलेगा आपको। इसका आंसर है फोटोन। फोटोन जो होता है वो आवेश की कण प्रकृति को, आवेश की पार्टिकल नेचर को शो करता है। और फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे चार्ज शून्य होता है, अनावेशित होता है, उदासीन होता है, और इसका विराम द्रव्यमान जीरो होता है। विराम द्रव्यमान क्या होता है ये भी हम फर्स्ट लेसन में चर्चा कर चुके हैं। जब कोई आवेश गति नहीं कर रहा होता, स्थिर अवस्था में होता है, या गति करता हुआ जब किसी चीज़ से टकरा कर स्थिर हो जाता है, तो उस स्थिति में उसका जो द्रव्यमान होता है वो विराम द्रव्यमान कहलाता है। तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियतांक K बराबर 1/4πε0 का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो नियतांक K बराबर, यदि माध्यम के लिए लिखें तो इसका मान 1/4πε होगा। इसका मतलब K का मान इस पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन पर या ε0 पर। यानी हम क्या कह सकते हैं, माध्यम की प्रकृति पर। माध्यम की प्रकृति, तो माध्यम की प्रकृति क्या है, निर्वात है या फिर कोई अन्य माध्यम है। अर्थात K का मान पहला कारक क्या होया, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन, 7 नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में लिखिए। आपके पास होता है Q बराबर Ne। E का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब N का मान कितना है, आप जानते हैं कि किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ उस परमाणु में 7 परमाणु क्रमांक है, मतलब 7 प्रोटॉन है। अर्थात उस नाभिक में 7 प्रोटॉन है तो उससे बनने वाले परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में 7। N की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 7। तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसे हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट आपके सामने है, एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है। एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित इसलिए हो जाती है क्योंकि एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन न्यूनतम आकर्षण बल से बंधे होते हैं। नाभिक के, दोबारा इसका आंसर बोल रहा हूँ, एबोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है क्योंकि एबोनाइट के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल न्यूनतम होता है, अल्प होता है, जिसके कारण वे उस आकर्षण बल को या आकर्षण बल से फ्री होकर, मुक्त होकर उस परमाणु से बाहर निकल जाते हैं और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, आवेश के सीजीएस तथा एसआई मात्रकों के नाम लिखिए, इनके मध्य क्या संबंध है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी को हम फ्रैंकलिन कहते हैं। और आवेश का एमकेएस मात्रक क्या होता है, कूलाम। और 1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁻⁹
PSU होता है, ये संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कब स्थायी अवस्था में होता है। तो हमने इसके बारे में जो लास्ट टॉपिक हमने किया था, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल व बल आघूर्ण, तो वहाँ हमने टो के बारे में अध्ययन किया था। टो बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, और वहाँ हमने अध्ययन किया था थीटा का मान क्या होगा 0, तो टो बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। और इस स्थिति को हमने बोला था स्थायी अवस्था, क्या कहा था स्थायी अवस्था, क्योंकि इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, अपनी इस अवस्था को चेंज नहीं करना चाहता। क्यों? फॉर एग्जांपल ये ई वेक्टर है, ई वेक्टर की दिशा कैसे होती है प्लस से माइनस की ओर, ये विद्युत क्षेत्र है। थीटा का मान 0 कब होगा, जब पी वेक्टर भी ई वेक्टर की दिशा में हो। इसका मतलब ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये, इसका मतलब पी वेक्टर की दिशा कैसी हुई माइनस से प्लस की ओर। पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों बराबर है, एक ही दिशा में, थीटा का मान कितना होगा 0। हम जानते हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस, ये माइनस। तो अब देखिए विद्युत द्विध्रुव का माइनस चार्ज विद्युत क्षेत्र के प्लस चार्ज से क्या होगा आकर्षित, और विद्युत क्षेत्र का माइनस के कारण विद्युत द्विध्रुव का प्लस चार्ज भी क्या होगा आकर्षित। तो इनमें आकर्षण बल लगेगा, और इस आकर्षण बल के कारण ये अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाहेंगे। तो ये विद्युत द्विध्रुव की कौन सी अवस्था है, स्थायी अवस्था। तो थीटा बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थायी कब होता है, जब वो विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, अर्थात थीटा बराबर 0 हो, क्योंकि उस स्थिति में उस पर लगने वाला बल आघूर्ण 0 होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी टॉपिक में जब हम डेरिवेशन किया था। F वेक्टर बराबर QE वेक्टर प्लस माइनस QE वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस आवेश पर जो बल लगता है F बराबर QE वेक्टर, वो तो लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस आवेश पर बल लगता है F बराबर माइनस QE वेक्टर, वो लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो दोनों बलों को जब ऐड करेंगे तो बल कितना आएगा 0। और हमने ये भी देखा था कि बल 0 होने से वह विद्युत द्विध्रुव उस विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित गति नहीं करता, परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण वो दोनों बल उसको मिलकर घुमाने का प्रयास करते हैं, जिससे उस पर बल आघूर्ण लगता है, और वो बल आघूर्ण होता है टो बराबर PE साइन थीटा। तो यहाँ बल के बारे में पूछा है, तो बल कितना लगेगा 0, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका लघुतरात्मक है एक, घर्षण विद्युत, जब दो वस्तुओं को आपस में रब करवाया जाता है तो उनके द्वारा घर्षण करवाने के पश्चात उनमें विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है, या एक जैसी वस्तु जो उसके समानों से क्या करती है प्रतिकर्षित। तो ये विशेष प्रकार का गुण ब्रैकेट में आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है, और यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है, इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। इसकी उत्पत्ति की व्याख्या हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले थैलस ने, फिर थॉमस ने, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नामकरण किया। कूलाम के नियम कथन लिखना है, आवेश के क्वांटीकरण को समझाना है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेशों के मध्य मिलाने वाला रेखा है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, इससे आप आवेशों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए ये एक लाइन है, इन यहाँ दो बिंदु आवेश है, इनके मध्य पॉइंट है, ये पॉइंट इनका मध्य पॉइंट है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0। तो कहता है आप आवेशों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है यहाँ प्लस चार्ज हो और यहाँ भी प्लस चार्ज हो। दूसरी पॉसिबिलिटी माइनस चार्ज हो, यहाँ माइनस चार्ज हो। तीसरी पॉसिबिलिटी प्लस चार्ज हो तो यहाँ माइनस चार्ज हो, या यहाँ माइनस हो सकता है यहाँ प्लस, एक ही बात है। और इनके मिड पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0। पहले पॉसिबिलिटी पे अध्ययन करते हैं। हमने स्टडी किया था जब भी किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो वहाँ रखना होता है प्रेक्षण धनावेश। तो यहाँ रखिए प्रेक्षण धनावेश।
इसके कारण ये परीक्षण धनावेश कहाँ गति करेगा, प्लस क्यू के कारण प्लस Q0 गति करेगा इस साइड में, तो ये तीव्रता मैंने मान ली E1। इस प्लस क्यू के कारण ये कहाँ गति करेगा, इस साइड में, इधर जाएगा ये, तो इसके कारण तीव्रता मैंने मान ली E2। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो आवेश का परिमाण बराबर है। प्लस क्यू चार्ज से इस बिंदु की दूरी और यहाँ से इसकी दूरी दोनों सेम है, क्योंकि मध्य बिंदु पे है, तो दोनों आवेशों से प्लस Q0 की दूरी बराबर है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला होता है KQ/r²। तो K कांस्टेंट है, Q दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस दोनों की सेम है। इसका मतलब E1 और E2 एक दूसरे के क्या है, बराबर। और जब E1 और E2 एक दूसरे के बराबर हैं तो परिणामी तीव्रता यहाँ पर क्या आने वाली है, दोबारा से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये इनका मिड पॉइंट है। यहाँ आपने क्या रखा, परीक्षण धनावेश, इसके कारण ये परीक्षण धनावेश गति कर रहा है इस साइड में, ये E1 तीव्रता होगी। इसके कारण ये गति कर रहा है इस साइड में, ये E2 तीव्रता होगी। परिणामी तीव्रता क्या आएगी, E1 माइनस E2, दोनों अपोजिट हैं और E1 E2 आपस में बराबर हैं, तो ये 0 हो गया। अब बराबर क्यों है वो सोचने वाली बात है। फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का KQ/r²। K कांस्टेंट है, दोनों आवेशों के परिमाण बराबर हैं, इसलिए Q को बराबर है। और इस आवेश से ये दूरी और इस आवेश से ये दूरी, क्योंकि मध्य बिंदु पे है परीक्षण धनावेश, तो दूरी में डिस्टेंस बराबर है, इसलिए R भी बराबर होगा। तो दोनों की तीव्रताएँ बराबर होगी, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस साइन आएगा, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, 0। तो परिणामी तीव्रता 0 हो रही है, इसका मतलब ये आवेश धनात्मक है, तो ये भी कैसा है, धनात्मक। नेक्स्ट इसी का अगला कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू, ये माइनस क्यू है और ये इसका मिड पॉइंट है और यहाँ पे परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है। इस माइनस क्यू के कारण ये परीक्षण धनावेश जो है कहाँ गति करेगा, इधर, ये E1 तीव्रता। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण ये कहाँ गति करेगा, इधर, इसके कारण तीव्रता क्या होगी, E2। परिणामी तीव्रता क्या आएगी, अभी भी E1 माइनस E2, और वो 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, KQ/r²। K कांस्टेंट है, Q ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, परिमाण दोनों को बराबर है। इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है, तो यहाँ से यहाँ तक भी R ही माने, क्योंकि मध्य पॉइंट था। तो E1 माइनस E2 इसलिए आया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और E1 E2 बराबर है, तो भी तीव्रता क्या आएगी, 0 आ रही है। इसका मतलब ये ऋणात्मक है, तो ये भी क्या है, ऋणात्मक। तो मध्य बिंदु पे अगर दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे यदि तीव्रता 0 है, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आवेश के बारे में, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों आवेशों की प्रकृति एक समान है। कैसी है, एक समान। तीसरा केस ले, मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है और मध्य बिंदु पे हमने Q0 आवेश रखा, तो इसके कारण प्लस के कारण ये कहाँ गति करेगा, इधर, E1 तीव्रता। माइनस के कारण ये कहाँ गति करेगा, इधर ही गति करेगा। तो मध्य बिंदु पर तीव्रता निकालें तो E1 प्लस E2 आएगा। इस बार क्या आएगा, E1 प्लस E2। क्यों, क्योंकि दोनों तीव्रताओं की डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में, और ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं, जबकि ये क्या है, प्लस और माइनस। तो अब आप खुद सोचिए कि यदि दो आवेशों को मिलाने वाली किसी रेखा के मध्य बिंदु पर तीव्रता शून्य है, तो हम आवेशों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होगी, समान। या तो दोनों आवेश क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों आवेश क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। तो आप लिखेंगे, यदि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होगी, एक समान होगी, समान होगी। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस और थोड़े से यहाँ रह जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है, आप किसी धात्विक गोले को बिना स्पर्श किए कैसे धनावेशी कर सकते हैं, तो प्रेरण के द्वारा, क्योंकि प्रेरण में हम स्पर्श नहीं करते। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा एप्साइलन R इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन में एप्साइलन 0 होता है। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से हम पढ़ चुके हैं। आवेश संरक्षण का नियम हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आवेशों के संदर्भ में Q1 प्लस Q2 बराबर 0 क्या सूचित करता है। आवेशों के संदर्भ में Q1 प्लस Q2 क्या सूचित करता है। यदि आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत। तो आवेशों के संदर्भ में Q1 प्लस Q2 का तात्पर्य है कि दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, परिमाण दोनों का समान है, परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत है।
इसका तात्पर्य ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है, दिखाइए कि स्थानांतरित त्वरित गति नहीं करेगा। तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं ऐसे, जो डायग्राम हमने लास्ट टॉपिक में किया था। एक विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, फिर उसमें एक विद्युत द्विध्रुव, इस पर बल लगेगा F बराबर क्यू ई वैक्टर, इस पर बल लगेगा F बराबर माइनस क्यू ई वैक्टर। उसके बाद आप लिखेंगे आता है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल F वेक्टर बराबर क्यू ई वैक्टर प्लस ब्रैकेट में माइनस क्यू ई वैक्टर इज इक्वल टू 0, अर्थात विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल 0 है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित गति नहीं करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। एक छड़ P के द्वारा छड़ R को क्या कहता है? आकर्षित। मान लेते हैं ये P छड़ है, ये छड़ क्या है? R। P R को कब आकर्षित करेगी? जब दोनों की प्रकृति क्या होगी? अपोजिट। तो मैंने इसे प्लस मान लिया, इसे क्या मान लिया मैंने? माइनस। जबकि P द्वारा अन्य छड़ Q को क्या कहता है? प्रतिकर्षित। एक छड़ Q है और ये छड़ है P। P पे पहले चार्ज कौन सा था? प्लस था। अब जो P छड़ है वो अन्य छड़ Q को क्या कर रही है? प्रतिकर्षित। इसका मतलब जो चार्ज P पर है वही चार्ज Q पे होगा, तो Q पर भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। समझ आ गया होगा? दोबारा से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। एक छड़ P है और एक छड़ R है। छड़ P R को आकर्षित कर रही है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव। दोबारा छड़ P ली, लेकिन वो छड़ Q को क्या कर रही है? प्रतिकर्षित। तो P पे चार्ज कैसा था? प्लस। और यदि ये Q को प्रतिकर्षित करेगी तो Q पर भी चार्ज कैसा होगा? प्लस। अब वो ये पूछ रहा है कि Q और R में क्या संबंध होगा। तो देखिए, Q छड़ R को क्या करेगी? आकर्षित, क्योंकि Q पॉजिटिव है तो R कैसी है? नेगेटिव। अगर हम विपरीत लेके चलें, मान लेते हैं छड़ P नेगेटिव है लेकिन R को क्या कर रही है? आकर्षित, तो ये क्या होगी? पॉजिटिव। अब ये छड़ P है लेकिन ये छड़ Q को क्या कर रही है? प्रतिकर्षित। P पे चार्ज नेगेटिव था तो इस पर भी क्या होगा? नेगेटिव, तभी इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। अब वो पूछ रहा है Q और R में क्या संबंध होगा, तो Q और R अभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए प्रेक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, व्याख्या कीजिए क्यों। तो हमने पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए प्रेक्षण धनावेश अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, क्योंकि यदि यह अत्यंत सूक्ष्म नहीं होगा तो यह अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा? प्रभावित, जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। अतः किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेक्षण धनावेश को अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, जिससे कि वह उस आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो पेंडिंग रह गए यहाँ पे 3। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पर। और इसके साथ साथ आपके क्वेश्चन नंबर जो 16, 17 और 18 हैं इन क्वेश्चंस पे, और इसके पश्चात जो आपके आंकिक प्रश्न बचे हुए हैं, बड़े आंकिक प्रश्न, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना स्नेह चैनल के साथ बनाए रखें। शुभ प्रभात सभी को।